नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार। बिहार में इसी वर्ष कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टियां तैयारी कर रही हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर और लोगों के बीच जाकर अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं किस तरह से जनता को लुभाया जा सके। वहीं कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अब उभर कर सामने आ रही हैं। देखिए, आप प्रशांत किशोर की पार्टी देख लीजिए, और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो अब इस विधानसभा चुनाव में काफी उभर कर आ रही हैं और लगातार रैली कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही है और बता रही हैं अपनी पार्टी के बारे में, और ये भी बता रही हैं कि वो किस तरह से एनडीए के खिलाफ हैं, या फिर वो अगर आते हैं तो वो क्या जनता के बीच में देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको हम थोड़ा बैक लिए चलेंगे, थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में लिए चलेंगे, तो आप लोग को याद होगा 8 मार्च 2020 वो एक ऐसा समय था जब एक पार्टी निकलकर सामने आती है, दप्पा पार्टी, जिसे हम टीपीपी कहते हैं, और द प्लूरल्स पार्टी भी हम जिसको कहते हैं, वो सामने आती है। और जो उसकी संस्थापक है उनके फोटो भी आपने कई बिहार के सारे अखबारों में देखा होगा, कई होर्डिंग्स भी आपने देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई एक बड़ा नेता अब आ गया हो और कोई ऐसी पार्टी सामने आ गई हो जिससे और पार्टियों को खतरा महसूस हो। लेकिन धीरे धीरे वो पार्टी भी विलुप्त होती नजर आई। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में वो पार्टी भी कहीं नहीं दिखी, और या यूँ कहें कि पार्टी ने ना दम दिखाया, ना दमखम दिखाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद वो पार्टी कहाँ गई। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो पार्टी अब 2025 में कैसे फिर निकलकर सामने आई है, और वो पार्टी अभी तक कहाँ थी और अब कैसे वो सामने आई है। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम दप्पा पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिय चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं हम न्यूज बाय स्कोप में। पुष्पम प्रिय चौधरी जी, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। थैंक यू। आज आपसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। आपका माइक मैंने पकड़ा है आज और काफी भारी है, तो ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप लोगों पे काफी भार रहता है देश का। हाँ, काफी पूछा जाए जी। देखिए, आज सबसे पहला सवाल तो ये है, चूंकि ब्लैक ड्रेस में रहती हैं, ब्लैक मास्क भी पहनती हैं, पहले तो हम ड्रेस के बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये जो आप ब्लैक ड्रेस पहनती है, ब्लैक मास्क पहनती है, किसी पंडित ने कहा, किसी ज्योतिषी ने कहा आपसे कि नहीं ये पहनो, तुमको पहनना चाहिए और इसको पहनने से तुम आगे निकलोगी या फिर आगे बढ़ सकती है? ये पर्सपेक्टिव तो मैंने पहली बार सुना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों है? ये ड्रेस कोड आपने क्यों बनाया? अपने लिए बनाया और आपके पार्टी के लोगों के लिए? ऐसा तो नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है। हमने अधिकांश लाइफ में, मतलब सबसे ज्यादा हमने ब्लैक पहना है, काफी ब्लैक पहना है। और वो भी एक कारण है, इसी वजह से पहनते हैं। काला रंग अच्छा लगता है। अच्छा, ब्लैक अच्छा लगता है आपको? हाँ, लेकिन समाव लोगों की नजर में बहुत चुभता है ब्लैक कलर, तो यही कारण है बस। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि राजनीति में काले रंग से लोग बचते हैं, लेकिन आपने पूरा काले रंग को धारण कर लिया, या यूँ कहें पूरे शनि को धारण कर रखा है। हाँ, ये शनि वाली चीज हमें किसी ने और भी कही थी। हाँ। क्योंकि अपेरेंटली हम नीलम पहनते हैं। हाँ। तो उन्होंने हमें कहा कि आपका शनि बहुत ही मजबूत है लगता है। हाँ। ये सारी बातें नहीं है। राजनीति वाली बात सही है कि लोग काला रंग पहनने से थोड़ा बचते हैं, शायद क्योंकि उनके अंदर काफी काला है तो डरते होंगे कि क्या हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि वो इतना सोचते हैं, क्योंकि उजला रंग जो है वो आज़ादी के वक्त में लोग पहना करते थे, जिन लोगों के पास दिमाग हुआ करता था राजनीति में। और उसके पीछे कारण ये था कि उस वक्त में तो आंदोलन चल रहा था देश का कि हम खुद से करेंगे, और जो सूत होता था वो उजले रंग का होता था। तो अब चूंकि वो क्या करते थे तो आज तक लोग कर रहे हैं, और वो कोई और रंग पहनेंगे तो उनको कोई सीरियसली भी नहीं लेगा। मतलब आपको लगता है कि आज के लोगों को पॉलिटिशियन में दिमाग नहीं है? दिमाग तो बहुत है। हाँ। लेकिन सब जोड़ तोड़ करने में लगा रहता है। जोड़ तोड़ करने में लगा। अच्छा, अभी आप 2020 में आप काफी उभर कर सामने आए जी। बड़ी फ्रंट पर थी आप जी। फ्रंट में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखबारों की फ्रंट पर थी जी, और फ्रंट इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपके होर्डिंग भी बड़े फ्रंट पर थे, तो बड़ी फ्रंट पर थी। उसके बाद 2020 के बाद कहाँ आपकी पार्टी विलुप्त हो जाती है, कहाँ आप विलुप्त हो जाती है? ये बात पूर्णतः सही नहीं है कि हम विलुप्त हो गए थे। हम 2021 में भी थे, और देखिए हमारे पास एक जो सबसे इजीली अवेलेबल मीडियम है, जिसके लिए हम काफ़ी थैंकफुल हैं। नहीं तो आज जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम पिछले 5 साल में हैं ही नहीं,
ये तो प्रूव ही हो जाता, क्योंकि अभी तो एविडेंस है। एक्स जो है या फेसबुक जो है वो तो एविडेंस है, उस पर तस्वीरें हैं, वो मुद्दे हैं जो हमने उठाए हैं, सरकार ने उस पर कदम भी उठाए हैं। जैसे हम आपको फॉर उदाहरण एक बात कहते हैं कि 2021 में 22 में जहरीली शराब की वजह से जितनी मौतें हुई, अधिकांश में हम परिवारों के साथ थे। इसके एविडेंस है, एक्स पे आप जाके देखेंगे। जो रेप हुए उन परिवारों के साथ हम थे। जहां बच्चियों को उठा लिया गया, उनको बेचने के लिए जहां उठा लिया गया, जो मिली नहीं कभी भी, उन परिवारों के साथ हम थे। अब फर्क बस इतना ही है कि पटना के अखबारों में ये खबरें नहीं निकली, फॉर ऑब्वियस रीजन नहीं निकली, क्योंकि नीतीश जी तो सिर्फ अखबार ही पढ़ते हैं, तो उसमें ये खबरें नहीं निकली। जहां तक हमारे होने का सवाल है, हम हमेशा से रहे। अनफॉर्चुनेटली जो आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, 2023 में 16 जुलाई को हमारे पिताजी का अचानक से निधन हो गया, और हम उनकी संतान है, हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जो परिवार की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने उनको मुखाग्नि भी दी। तो उस दिन से लेके जिस दिन तक बरखी हुआ, जो 1 साल था, उसमें हमने पार्टी से कहा कि हमें 1 साल आप दे दीजिए, और वो 1 साल हम नहीं थे। जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी का वही संगठन है, वैसे ही इंटैक्ट है, और बिहार गाँवों में होता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम होर्डिंग्स पे नहीं थे, क्योंकि जब हम 8 मार्च को आए तो हमारा एक पर्पस था, हम आप तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए हम होर्डिंग्स पे थे। हमने एक चिट्ठी लिखी थी जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए हम अखबार पर थे। लेकिन उसके बाद हम पहुंच गए थे लोगों तक, तो वो पर्पस हो गया था, तो तमाशा करने की, राजनीति करने की जरूरत नहीं थी, तो गाँव में थे। ऐसा कुछ लोग जानना चाह रहे थे, हम आ रहे थे तो हमसे कई लोगों ने बातचीत की, हमने बताया हम आपके इंटरव्यू करने, तो उन्होंने कहा कि उनसे जब ये एक सवाल जो जनता का है, वो आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, हम ये जानना चाहेंगे। उसको कैसे डिफाइन करते हैं? कागज वाला पढ़ा लिखा होना या चेतना वाला पढ़ा लिखा होना? मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये है कि हमने डबल मास्टर्स किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ है, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स का, उससे हमने डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ा। और फिर MPA है, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से किया। और कुछ हमने कोर्सेज भी किए हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्सेज बोलते हैं उसको, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की हैं। वो PPE की कोर्सेज हैं, जिसमें फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आएगा। तो कागज पे इतने पढ़े लिखे। अच्छा, एक चीज और भी है कि आपकी पूरी जो के दादा, पिताजी, सब लोग JDU से जुड़े रहे, JDU की सोच उनकी रहेगी, JDU के साथ उठे बैठे जी। आपकी सोच क्या अलग हुई कि आपको लगा कि नहीं, अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए और अलग चुनाव लड़ना चाहिए और एक संगठन तैयार करना चाहिए? क्योंकि देखिए, आपको भी मालूम है, एक संगठन को तैयार करना इतनी आसान बात नहीं है, एक रास्ता बनाना इतना आसान नहीं है, बड़ी सारी कठिनाइयां आती है। तो आपके पास तो एक ऑप्शन था, JDU में पिताजी आपके शायद MLC भी थे जी, आपके दादा भी रहे, चाचा भी, तो फिर ऐसा क्यों आपको लगा कि नहीं, पार्टी अलग बनानी चाहिए? बहुत सारे इसके अलग अलग तरह से अगर आप देखें तो इसके बहुत सारे जवाब हैं। उसमें सबसे पहला ये जवाब है, ऐसा नहीं है कि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं मात्र जिसमें कि लोग नीतीश जी से बहुत जुड़े थे, बहुत उनके क्लोज थे। हम खुद भी उनके बहुत ही क्लोज थे, हमने उनके आसपास 4 वर्षों तक काम किया। और जब हम उनसे मिले 2023 में, हमारा उनसे मिलना हुआ, तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने हमसे यही पूछा कि आप तो हमारे ही साथ काम करती थी। लेकिन इसका जो जवाब है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो सिर्फ कागज पे नहीं बल्कि चेतना वाला, कॉन्शियसनेस वाला पढ़ा लिखा इंसान। हमने उनके साथ जब काम किया तब इस वजह से किया क्योंकि हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते थे बिहार के बदलाव में। और उसके बाद आपको याद है 2014 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर थोड़ा सा टर्ब्यूलेंट रहा उनका टाइम, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी फोकस पद बचाने पे रखा है उस वक्त से अभी तक में। तो हमें ये लगा कि हमारा भी लाइफ सीमित है, हमारा भी एक लाइफ है जिसकी एक लाइफ स्पैन है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और हम वाकई में चाहते हैं कि जिस दिन हम इस धरती से जाएं उस दिन हम सबसे पीछे नहीं रहें। मतलब इस
इस रियलाइजेशन के साथ उस दिन हम मरे ये जानते हुए नहीं कि बिहार 33वें नंबर पे ही रह गया। और उसका कारण ये है कि हमारी एक बहुत, आप कह सकते हैं, स्ट्रगल रही है हमारे बिहारी आइडेंटिटी को लेके बिहार के बाहर, और शायद सबकॉन्शियसली उसने हमारे दिमाग पे इस तरीके का असर किया है कि हम अपना पूरा जीवन छोड़ के एक बहुत कड़ा निर्णय लिए, शादी भी नहीं करेंगे, अपने बिहार के लिए कुछ करेंगे, ये सब बड़े डिसीजंस लिए। और हाँ, उसमें सबसे पहला जो चीज़ था वो ये था कि हम अपने परिवार के ही खिलाफ गए। उसमें आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत वोकली हमारा विरोध नहीं किया, क्योंकि वो पिता थे हमारे, तो उन्होंने अपनी मर्यादा थोड़ी सी रखी। नीतीश जी का सिपाही होने के बाद भी हमारा बहुत विरोध नहीं किया, बाकी लोगों ने किया, तो हम उसके लिए रेडी थे। बट कारण यही है कि हम पढ़े लिखे हैं, जो कागज़ पे जो चीज़ें हमने आपको बताई सिर्फ उतनी नहीं बल्कि थोड़ा कॉन्शियस भी हैं चीज़ों को लेके, इसी वजह से। चूँकि चुनौती बहुत है आपके सामने, 2025 की बात करें तो इस वक्त विधानसभा चुनाव में आपके सामने चुनौती बहुत है। सबसे बड़ी चुनौती खुद वो पार्टी है जिस पार्टी के साथ आप भी रही, आप भी कह रही हैं आपने काम किया। दूसरा आरजेडी, तीसरा कांग्रेस, फिर बीजेपी, 2 राष्ट्रीय पार्टी, 2 क्षेत्रीय पार्टी, उसके बाद प्रशांत किशोर जैसी पार्टी आ रही। काफ़ी चुनौती है आपके सामने। उन चुनौतियों का सामना आपकी पार्टी कैसे करेगी, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है? देखिए, आपने अभी कहा कि आप उनके साथ जा सकते थे, वो तो इजी रास्ता था। अगर हम बदलाव भी करना चाहते थे, जनरली लोगों के मन में यही ख्याल आएगा कि अगर आप बदलाव करना भी चाहते थे तो आप जदयू के साथ चले जाते, एक कुर्सी पे बैठ जाते, वहाँ बदलाव कर लेते। लेकिन हमने आपको कहा कि हमारा भी एक लाइफ स्पैन है, और हम अगर एक कुर्सी पे बैठ जाते तो हम उस तरीके का बदलाव नहीं कर पाते, शायद पूरी जीवन उसी कुर्सी पे बैठे रह जाते जिस तरीके का बदलाव हम डिसीजन मेकिंग वाला बदलाव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक पार्टी का सुप्रीमो होने की वजह से आपको एक पावर मिलता है कि आप विजन बना सके, कि आप बिहार को किधर लेके जाएंगे, एक प्रोग्राम बना सके। और हम ये चाहते हैं, हमने ये वास्तविकता स्वीकारी है, चुनौतियों की जो आप हमें रियलिटी बता रहे हैं वो फैक्ट है। 2 गुट हैं, गांवों में 2 गुट हैं, आज भी 2 ही गुट हैं। हम फैक्ट्स की बात करते हैं। एक महागठबंधन है जिसमें कि राजद अभी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो लीडर हैं वो तेजस्वी जी हैं। भले ही ये कितना भी टैक्टिक हो रहा हो उनके लीडरशिप को एक्सेप्ट करने में, बट ये फैक्ट है। दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो बीजेपी है। भले ही चेहरा नीतीश जी हैं, लेकिन बीजेपी का कैडर बहुत स्ट्रांग है जो एज इट इज़ है। तो हम जानते हैं कि ये चुनौतियां हैं, और यही एक कारण है कि हमने वो जो हमारा एक, आप कह सकते हैं, एक स्ट्रांग माइंडेड वो था कि हम अकेले करेंगे, उस पर हमने ये विचार किया है कि अगर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो अगर बनाने में कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम बनाएंगे, नहीं तो अपने शर्तों पे ही चुनाव लड़ेंगे जैसा 2020 में लड़े थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मीडिया में भी लोग भूल गए हैं, और जो विरोधी होते हैं वो तो खैर उनका तो डफली बजाने वाला आदत ही होता है कि कुछ पकड़ लो और बोलो। लेकिन 2020 में कोविड आया था, और उस वक्त तो चुनाव नहीं होने की बात थी, और इन्होंने आनन फानन में 2-3 महीने में चुनाव करा दिया। 2020 में हमारी पार्टी प्रथम चरण के चुनावों के बाद रजिस्टर हुई। 13 अक्टूबर 2020 को हमारी पार्टी रजिस्टर हुई, और 11 नवंबर 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। तो कितने दिन का टाइम हुआ? 1 महीने का टाइम हुआ, 1 महीने से भी कम का टाइम हुआ, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव तो पहले ही खत्म हो गया था। तो उसमें उतने कम वक्त में हमने उन चुनौतियों का सामना किया। तो इस बार तो हमारे पास ज़्यादा वक्त है। हम जानते हैं कि चुनौतियां हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें, वो कहते हैं ना कि एक केक है, अगर आप उसको केक मान के चले तो हमें उस केक पे काम करने की बड़ी भागीदारी मिलेगी। इसलिए हमने ये चुनौतियों वाला रास्ता चुना है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि बात करें कि अगर बिहार की बात करें, कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि भाई अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अकेले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार जैसे राज्य में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर हम चुनाव जीतना है, या फिर हमें चुनाव में रहना है, या फिर हमें जनता के बीच में रहना है, या पार्टी को बढ़ाना है, तो गठबंधन जरूरी है। तो आप क्या सोच रही हैं? गठबंधन के साथ जाना की सोच रही हैं, या फिर गठबंधन के बिना चुनाव लड़ने की सोच रही हैं? हम अगर आपको बहुत ही ऑनेस्टली बोले, और हम काफ़ी ऑनेस्टली बोलते हैं, तो
हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गठबंधन के साथ, गठबंधन रियलिटी है, जैसा आपने अभी खुद ही कहा कि हाँ उसमें कोई दो राय नहीं है, और इसका कारण सोशल स्ट्रक्चर्स भी है। हमारे बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर्स हैं बिहार में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल स्ट्रक्चर्स हैं। गठबंधन उसकी रियलिटी है, हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन वही बात है जो हमने आपको कहा कि उसके लिए किसी को एक प्रोग्राम लाना पड़ेगा। वो प्रोग्राम जो लोग लेके आएंगे तब हम उसके बारे में सोचेंगे, उस गठबंधन के बारे में सोचेंगे, और हमें बहुत दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम जातिवादी नहीं हैं। अगर कोई जातिवादी हैं, लेकिन ये अब बिना जातिवादी के कैसे चुनाव लड़ेंगे? यहाँ तो सब कहते हैं, यहाँ पर तो बिना जाति के तो बिहार में चुनाव संभव नहीं है। आज देखिए यहाँ पर कोई पासी समाज को साधने की कोशिश कर रहा है, कोई पासवान को, कोई कुर्मी को, कोई मतलब हर एक जाति को मतलब साधने की कोशिश की जा रही है। तो बिना जाति के ये कहना कि आप राजनीति कर रहे हैं तो संभव नहीं, खासकर बिहार, यूपी में, क्योंकि यहाँ पर जाति पर ही वोट पड़ते हैं। ये आपको भी मालूम है, आपने इतने दिन से देखा है। ये बात कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। आपको ये भी एज अ पढ़ा लिखा प्रबुद्ध आदमी इस पे भी बात करने की जरूरत है कि अगर वो जाति का, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपने जो जातियों का नाम लिया वो सिर्फ जातिवाद, सब जातिवादी है। ये आप जानते हैं, कोई भी जाति है एक उनके अंदर एक वो ऊंच नीच वाली, जिसको कि आप जातिवादी कहते हैं, वो एक है, सोच उनकी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कोई भी तो व्यक्ति होना चाहिए ना जो वो क्यों हो रहा है उस पे काम करे। अगर आज भी ऐसा हो रहा है कि कोई समाज है जो खुद को कह रहा है कि हम इस समाज के हैं, चाहे आप जो भी समाज का नाम ले लीजिए, और हमें ये चीजें चाहिए, इसका मतलब तो ये है ना कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं, खास करके आर्थिक रूप से जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो अभी भी हाशिए पे खड़े हैं, उनकी अभी तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो उस पर भी तो किसी को कार्रवाई करने की जरूरत है। सबको साथ पे लेके भी तो किसी को वास्तविकता में चलने की जरूरत है। इसीलिए ये नाम है प्लूरल नाम, जिसपे भी काफी टिप्पणियां हुई हैं आज तक, क्योंकि प्लूरल का मतलब ही होता है कि सभी लोगों को साथ में लेके चलना, हर ग्रुप का जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो। और ये बात, हम भी तो बिहारी हैं, हम तो बिहारी ही हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं, यही हमारा रहा है, जन्मभूमि भी रहा है, यहीं बड़े भी हुए। हमारे जैसे और भी बहुत बिहारी हैं जो ये बात मानते हैं, जो हमारी ही पार्टी के जो लोग हैं, और गांव में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो त्रस्त हैं। लेकिन ये तो एक असंभव काम को संभव करने लगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितनी बात की जाए जातियों की, अगर हम बात करें तो आपको भी मालूम है, यहाँ पर जब हम जाते हैं, हम किसी भी, हम XYZ किसी भी हम एक जाति को अगर हम कहें, तो अगर आप जाएंगे, अगर आप उनकी बात नहीं करेंगे तो वो आपको वोट कैसे करेंगे? फिर तो वो यही कहेंगे ना कि आप कहाँ, आप हमारी बात कर रही हैं, आप हमारी बात कीजिए ना, आप अलग अलग लोगों की बात मत कीजिए, आप हमारी बात कीजिए। तो आपको नहीं लगता फिर आपको उनकी बात करनी पड़ेगी, ना चाहकर भी करनी पड़ेगी? वो बात क्या होगी? वो बात तो ये होगी ना कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं। हम जब गांव में जाते हैं उसकी बात करते हैं। हमारी जाति में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी जाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा, फिर कहा जाएगा हमारी जाति के लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही, या फिर हमारी जाति के लोगों को सरकार अनदेखा कर रही। इस तरह की बातें, ये तो जब हम आप उतरेंगे फील्ड में तो आपको देखने को मिलेगी। हम फील्ड में पिछले 5 वर्षों से हैं और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की बातें गाँव में होती हैं। सबसे पहले तो ये बात होती है, सिर्फ जाति को ही लेके बात नहीं होती कि आप किसी टोले में चले गए और चीजें इतनी परफेक्ट हैं कि लोग वहां पे जाति की बात करेंगे कि हमें रिजर्वेशन दे दीजिए। बिहार के गांव में बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। बिहार के गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र है तो उस पे ताला लगा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है, एक क्लासरूम है जिसमें 8-9 क्लासेस चल रहे हैं। सड़कें अभी तक उस तरह की नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। नल जल योजना जो की गई थी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो आपको सही में लगता है कि जहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, उस पे लोग ये सारी चीजें छोड़ के और ये बोलेंगे कि आपकी क्या जाति है, हमारी ये जाति है, अब आप बताइए हमारे लिए क्या करिएगा? नहीं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं गाँव में। बाढ़ आता है कि नहीं आज तक? उसमें तो सभी जातियों का घर कटता है। हम तो 5 साल से गाँव में ही हैं। हमने अभी आपको कहा कि जहरीली शराब की वजह से लोगों की जो जाने गई, वो जाति देख के तो नहीं गई, उन्होंने भी जाति नहीं देखी, उन्हें भी उसका निदान चाहिए था। तो अगर ये कोई ऐसी सोसाइटी या ऐसा राज्य रहता जिसमें बाकी सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट रहती, 10 on 10 रहती, शिक्षा व्यवस्था परफेक्ट रहती, आर्थिक व्यवस्था परफेक्ट रहती, हाँ, तब जब हम उनके पास जाते तो वो हमें कहते कि आप हमारी जाति के लिए क्या काम करेंगे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आप गाँव की बार बार बात कर रही, चर्चा कर रही हैं, आपका साफ तौर पर ये कहना है कि गांव की जो बेसिक्स प्रॉब्लम है उन्हें आप उठाएगी, आपकी पार्टी उठाएगी।
लेकिन ये आपकी पार्टी जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है? जमीनी स्तर पर आपके पार्टी में कितने लोग हैं, कितने लोग आपकी पार्टी से जुड़े हैं? हमारा एक पार्टी का स्ट्रक्चर है और आज मुझे लगता है कि हमें ज़मीन क्या होता है इस पे भी चर्चा करने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि नई नई पार्टियां आई हैं और बहुत सारा पैसे का डिस्प्ले हो रहा है। ये तो बिल्कुल एक अलग ही डिस्कशन है ना कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है। एक डिस्कशन ये भी करने की ज़रूरत है कि राजनीति में इतना पैसा दिखाने का शहरों में और पोस्टर्स लगाने का, इसका क्या मतलब है? क्या ये होता है ज़मीनी राजनीति? क्या ये होती है? ये तो नहीं होती। ज़मीनी राजनीति होती है कि जो ज़मीन है, जो गांव है, जो पंचायत है, और पंचायत तक हमारे संगठन हैं, गांवों में हमारे संगठन हैं। सिर्फ ठेकेदारों को पार्टी में घुसा लेना, जैसे अभी हमें पता चला कि विधायक के प्रत्याशी को 21,000 रुपए भरना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये गांव के लोग होते हैं? हमने 2020 में ऐसे लोगों को दिया है टिकट जिनके पास वो 10,000 जो भरना रहता है ना चुनाव लड़ने के लिए, जो असली बिहारी लोग हैं, वो भी पैसा नहीं था। तो द मोमेंट आपने 21,000 थ्रेशोल्ड रखा है या इस तरीके का पैसे का थ्रेशोल्ड रखा है तो आप सिर्फ ठेकेदारों को ही घुसा पाएंगे। हमारी पार्टी ऑन द अदर हैंड गाँव में जो स्ट्रेंथेंड लोग हैं लेकिन गरीब हैं, जिनके पास हाँ ठेकेदार नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं होंगी, लेकिन गाँवों में रहने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोग हमारे पार्टी के मेंबर हैं। और ऊपर से नीचे तक हमारा संगठन है और हमारे पार्टी में हर जिले में, हर पंचायत में 2 पोस्ट होती है। जिलाध्यक्ष तो सब पार्टी में होता ही है, हमारे पार्टी में जिला सचिव भी होता है और ये दोनों पोस्ट पे लोग हैं। अच्छा, 140 शायद अगर मैं गलत नहीं तो 148 पर आपने उतारे थे अपने लिए पूरे बिहार के अंदर 148 सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसे में इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का आपका विचार है और किस तरह के कैंडिडेट्स को आप लोग मतलब राजनीति में या फिर टिकट अगर आपको देना होगा तो किस तरह के कैंडिडेट्स को आप लोग टिकट दें? हमने 243 सीट्स पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और हमने 148 पे हम लड़ पाए, 148 लड़ पाए, ठीक है। लेकिन हमारा जो नॉमिनेशन था 100 नॉमिनेशन हमारा खारिज कर दिया गया। खौफ रहा होगा क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग थे, तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनके फॉर्म में सिर्फ कुछ गलती हो गई होगी। 100 भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जहाँ पे कि दूसरे पार्टीज के लोग उतने शिक्षित भी नहीं होते लेकिन उनका नहीं खारिज होता, लेकिन हमारे पार्टी का 100 खारिज हुआ। ये बात सही है कि हम अंत में 148 पे लड़ पाए। पहले चरण के हमारे सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो गए थे क्योंकि ये तो हमारी पार्टी ही नहीं रजिस्टर कर रहे थे। इन्हें इतना हमसे डर नहीं है कि हम जमीन पे नहीं है और हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी नहीं रजिस्टर कर रहे थे, कोर्ट जाने पे हुई। हाँ, हमारी जमानत जब्त हुई, कोविड था, 2 ही हफ्ते का वक्त था, हमने कमिटमेंट किया था लोगों से कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास पूरा मौका था कि हम कहते कि अब कैसे लड़ेंगे, कोविड आ गया, अब 2025 में करेंगे, लेकिन हमने वो नहीं किया। लेकिन जमानत जब्त हो गई, सो व्हाट? जमानत तो नीतीश जी की भी जब्त हो गई होगी कभी। नीतीश जी भी तो अपना पहला चुनाव हारे ही थे ना। चुनाव हारना, चुनाव कोई IPL नहीं है। हम एक पर्पस के साथ आए हैं और उसमें अपने आप को इस्टेब्लिश करनी, ये प्रोफेशन है हमारा, जैसे पत्रकारिता आपका प्रोफेशन, राजनीति हमारा और हमारे पार्टी में जितने लोग हैं उनका प्रोफेशन है। इट वॉज अ बैड डे कि आप चुनाव हार गए, जैसे पत्रकारिता में कोई दिन आपका बैड डे होता होगा, कोई एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है वो इनको मिल जाएगा, उतना ही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपना जो हमारा लक्ष्य है उसके थोड़ा और नजदीक गए, इसलिए वो चुनाव लड़े। क्या समस्याएं आ सकती हैं वो पार्टी भी उनको फेस कर, क्योंकि हमारा तो फिर भी राजनीतिक बैकग्राउंड है, हमारे पार्टी में किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। हमने ऐसे ही कैंडिडेट्स लिए जिन पे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, जो यहाँ पे एक यूजुअल अफेयर है, और तो उनको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले, इसलिए हमने वो चुनाव लड़ा था। हम कहीं नहीं जा रहे, जब तक जीवित हैं हम यहीं रहेंगे, पार्टी भी यहीं रहेगी। पुष्पम चौधरी, प्रिय चौधरी जी, जनता पूछेगी जब आपसे कि ये बताइए कि एक दिल्ली में भी सेम आम आदमी पार्टी ऐसे ही आई थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़कर वो आए थे पार्टी की, उन्होंने अन्ना हजारे के मूवमेंट से उन्होंने शुरुआत की। बड़े करीब से हमने उस वक्त भी देखा, बड़े वादे किए गए, दावे किए गए कि हम एक ऐसी पार्टी लेकर आएंगे कि जो क्राइम फ्री पार्टी होगी, यानी कि कोई भी ऐसे उसमें जो भी विधायक होगा उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे होंगे, तो कोई भी गरीब तबके के लोगों को लेकर आएंगे। लेकिन जस्ट
जब धीरे धीरे बढ़ता गया, चीजें उल्टी हो गई। बात सब यही कर रहे हैं, सब एथिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब लोग जीत कर आ जाते हैं या पार्टी स्टैंड हो जाती है तो ये सारे एथिक्स धरे के धरे रह जाते हैं। दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये कहना कि हम अरविंद केजरीवाल जी हैं, नहीं, उसका कारण ये है कि हमारा सेम हिस्ट्री नहीं है। वो एक आंदोलन से निकले थे तो उनके पास ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म था। अन्ना हजारे जी का वो आंदोलन था जो कि पूरे देश का आंदोलन था, तो वो उससे निकले। एक आंदोलन जो कि बिल्कुल राजनीतिक नहीं था उस वक्त में, तो लोगों के पास उसी वक्त ये दिमाग में आ जाना चाहिए था कि जो राजनीतिक आंदोलन नहीं था उसमें से एक राजनीतिक पार्टी कैसे निकल गई। तो तब नहीं आया, तब अपने आप को ब्लाइंड कर लिया लोगों ने, तो आगे जाके इस तरीके की चीज़ें हुई। तो हम सेम नहीं हैं, हम किसी आंदोलन से नहीं आए हैं, किसी का आंदोलन हाईजैक करके नहीं आए हैं। हमने एक बहुत अकेले ही आए और फिर लोगों को जोड़े हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये नहीं पता लगाया जा सकता। आज तो हम बिहार में भी देख रहे हैं कि सभी वही बातें बोल रहे हैं। 2020 से पहले किसी ने बदलाव की बात नहीं की थी बिहार में, और एक लांडे जी को छोड़ के तो और सब राजनीति में थे, चाहे किसी भी रोल में रहे हो। हमने बात की 2020 में बदलाव की, तो सब के कर रहे हैं। तो हम एक बात कहते हैं, वो हम कहना चाहेंगे, टेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम सही नहीं बोल रहे हो। अब हमारे दिल में क्या है, हम तो हनुमान जी नहीं हैं कि दिल चीर के दिखा देंगे। तो वो नारंगी वाली चीज़ है कि उसको छील के और खा के पता लगाना पड़ेगा कि खट्टा है कि मीठा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई आप तो पार्टी, आपने भी कहा कि कई पार्टियां हैं जो पानी की तरफ पैसा बहा रही हैं, और चूंकि पार्टी आपने ही बनाई है, पार्टी चलाना है, तो आप लोग कहाँ से फिर फंडिंग लेकर आती हैं पार्टी के लिए? ये तो सबसे पहला प्रश्न था जब हमने ये सोचा कि हम राजनीति करेंगे। तो आप भी जानते हैं कि राजनीति में किस तरीके के पैसे की ज़रूरत होती है। सबसे पहला प्रश्न यही था। हमने जब ये अपने प्रोफेसर्स के साथ भी डिस्कस किया, और वो बड़े लोग थे, तो उन्होंने भी यही बोला कि क्राउड फंडिंग कहाँ कैसे करेंगे। तो हमने क्राउड फंडिंग का पूरा प्लान बनाया। जिस तरीके से हमने राजनीति की शुरुआत की, उसमें लाखों लोग थे जिनसे हम जुड़े, जिनको हमने आप कह सकते हैं कि मोटिवेट किया कि आप बिहार के लिए ये करिए, हम करना चाहते हैं ये चीज़। बहुत सारे बिहारीज, जब अपने आप को एक्स बिहारी कहते हैं, उन्होंने इस कॉज में, उस वक्त में तो एक हम थे, तो उनको इसमें कुछ नज़र आया। बहुत सारे नॉन बिहारीज जो कि चाहते हैं कि हाँ देश आगे बढ़े तो बिहार आगे बढ़े, तो उन्होंने हमारी मदद की, और आज भी क्राउड फंडिंग से ही चल रहा है। इसीलिए आपको उस तरीके का तमाशा हमारी पार्टी में नहीं नज़र आता। अच्छा, बात की जाए दप्पा पार्टी, आप जब गांव की बात करती हैं तो गांव में कितने लोग हैं आपके, कि आप बार बार जब गांव की बात करती हैं तो गांव के कितने लोग आपसे जुड़े हैं? क्योंकि आप जब बेसिक नीड्स की बात करती हैं गांव के, कि भाई आप चले जाइए गांव में तो बेसिक नीड्स उनके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर आपकी पार्टी गाँव में कितने दिन से, क्या लगातार आप जो 5 साल आप कह रही हैं कि नहीं हम गाँव में थे, तो क्या अगर गांव में लोग जाए तो क्या दिखेगी दप्पा पार्टी वहां पर? क्योंकि अभी बेसिकली अभी हम जितना घूमे, जितना हमने चर्चा की तो चर्चा रही, लेकिन पार्टी की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी आपकी चर्चा हुई। और ना ही आपके किसी ऐसे मतलब किसी नेता की चर्चा हुई कि नहीं देखिए वहां पर है, वो काम कर रही है। जेडीयू की जरूर होती है, आरजेडी की भी होती है कि ये लोग आए। आप लोग या तो उतना सक्रिय नहीं है, या तो है तो बहुत कम सक्रिय है। हाँ, थोड़ा इसमें सही भी है और थोड़ा बिल्कुल ही गलत भी है। जैसे हमारी पार्टी में, आप हेडक्वार्टर ले लीजिए, फिर गांव पे भी जाएंगे। हेडक्वार्टर में संगठन है वैसा ही संगठन जिसका बारे में हमने आपको बताया, और बाकी किसी भी पार्टी से ज़्यादा जुझारू क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन जब बात करने की बात आती है तो लोग हमसे ही बात करना चाहते हैं। उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हम, सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही जब गाँव में आप जाइएगा, गाँव में भी ऐसा होता है कि टोले होते हैं, या आप जानते होंगे कि टोले होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिनके पोस्टर्स, बहुत सारे लोगों का स्ट्रैटेजी यही होता है कि भले आप उस टोले में हो या ना हो, बट पोस्टर्स अपने लगा दीजिए। और अलग अलग एज ग्रुप के भी लोग हैं। अब एक खास उम्र के लोगों से जब आप पूछोगे तो उनकी इंक्लिनेशन नीतीश जी की तरफ ज़्यादा होगी। एक उससे दूसरे खास ग्रुप के बारे में, खास सोशल ग्रुप से पूछोगे तो उनकी इंक्लिनेशन किसी और की तरफ होगी। हमने आपको भी कहा कि जो हमारी जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, अब जैसे लदनिया एक गांव है, ठीक है, तो उस गांव के जो हमारे अध्यक्ष और सचिव हैं वो तो उसी गांव में रहते हैं ना, वो उसी गांव में रहने वाले लोग हैं।
और 14 करोड़ जनसंख्या में आपके लिए भी ये पॉसिबल नहीं हो पाया होगा कि आप 14 करोड़ जनसंख्या से पूछ पाए होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया होगा। हाँ, लेकिन हमें और भी लोगों तक पहुंचने का हमारा टारगेट है और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जैसे बिहार के अधिकांश गांव में आज तक नीतीश जी और लालू जी भी नहीं गए हैं। ये फैक्चुअली हम आपको बता रहे हैं कि हम जितने गांवों में जाते हैं उसमें से 50% कम से कम ऐसे गांव हैं जिसमें कि लोगों ने उनको फेस टू फेस आज तक नहीं देखा है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है जो मुश्किल है, क्योंकि 45,000 गांव खुद पहुंच जाना तो इम्पॉसिबल, मतलब पूरा तो जीवन ही लग जाएगा और सब हमसे ही मिलना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जगह पे जाए। सवाल यही है कि बीजेपी जैसे आपने देखा होगा पन्ना प्रमुख से नीचे भी बनाती है, ऐसे जेडीयू की तरफ से भी ऐसे बनाए जाते हैं, संगठन बनाए जाते हैं। तो आप लोगों ने किस तरह की तैयारी की है 2025 को चुनाव? बीजेपी में पन्ना प्रमुख होते हैं, दैट्स द ओनली पार्टी जो ये क्लेम कर सकती है। पन्ना प्रमुख उससे भी नीचे बनाया जाता है, इसीलिए उसका कैडर स्ट्रांग है। और हाँ, हमारा एम है कि हम भी ये करें, क्योंकि जिस दिन आपने ये कर दिया उस दिन तो आप हैंड्स डाउन जीत ही जाएंगे। उसी कोशिश में लगें, उसी कोशिश में आप। जी चलिए, कोशिश आपकी पूरी हो। और देखिए, हमारे साथ इस जो थी वो दप्पा पार्टी की संस्थापक, और देखिए जितने भी सवाल हमने पूछे बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए प्रिय चौधरी जी। और देखिए, पार्टी कई नहीं आ रही है और दप्पा पार्टी भी उन्हीं में से एक है जो फिलहाल 2020 में इसका आगाज तो हो गया था, लेकिन कहीं जैसे हम लोग जैसे जान रहे थे कि विलुप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर जो संस्थापक है उनका कहना है कि नहीं, विलुप्त नहीं हुआ था, वो पार्टी थी। हम लोग गांव देहात में हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब दप्पा पार्टी 2025 में क्या कमाल करके दिखा पाती है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ 22 को।